Hello everyone. Hello, hello, hello. Am I audible? बताओ मुझे फटाफट से if I'm audible. Hello, hello, hello everyone. Hello, hello, hello. Am I live? Am I audible? क्लियर है आवाज? क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? गुड इवनिंग प्राची, डोरमी, अभिलिप्सा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ दैट याद है सबको कल का सेशन? कल का हमारा अमेजिंग सा सेशन जहां हमने सब कुछ देखा था. चलो टेलीग्राम पे भेज देती हूँ मैं सो दैट एवरीबॉडी जॉइंस. चलो देखो यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हमारा चैप्टर था. ओके आ गए सब लोग? ओके यस. चलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून दोनों चलेगा. यस क्लास ही ऐसी टाइम पे है, क्या कर सकते हैं. ड्यूरिंग आर नीट प्रिपरेशन यू नो, दिन हो या रात, बस पढ़ाई की है बात. वाह 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 वाह. क्या ऑन द स्पॉट पोएट्री कर देते हो ना, मैं कभी कभी मजा आ जाता है मुझे. बट एनीवेज चलो ठीक है. तो अब से मैंने एक रूल बनाया अपनी क्लास का दैट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई विल वांट यू गाइस टू इमेजिन योर ड्रीम कॉलेज. इट मे बी एम्स दिल्ली, इट मे बी नॉट, बट वो ज़रूर इतना सुंदर ज़रूर होगा. इमेजिन योर सेल्फ इन दैट वाइट कोट वेयरिंग दैट स्टेथोस्कोप, स्टडिंग ऑल दीज लंग्स एंड ऑल, स्कोरिंग 720 जो हमारा मिशन है, एंड दिस डॉक्टर्स बैच with your name. So this is gonna be a ritual for our class from now on. मुझे 2 मिनट देना, तब तक तुम इमेजिन करो, मैं 1 सेकंड में आई. Yes, I'm back. चलो कर लिया सबने इमेजिन? जोश आया सब में? जोश आया एकदम? बताओ जोश आया सबको? जोश आया? यस ओके. हेलो अलीजा, बिलिप्सा, प्राची, डोरमीश, सुभन, वायरल जोन. चलो ठीक है, जोश आ गया है. तो आज हम क्लास शुरू करेंगे विद सम सरप्राइज क्वेश्चंस. ऑल्दो मैंने आपको नहीं बोला था कि मैं कुछ ऐसा टेस्ट वेस्ट लेने वाली हूँ, बट टेस्ट नहीं है. वील डिस्कस 4 क्वेश्चंस एंड देखेंगे कि आप लोगों ने कितना रिवाइज करा है. एंड उसके बाद आज हम करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. मेरी कॉपीज वगैरह ऐसी खुली पड़ी हुई थी यहाँ पे. चलो जोश पूरा हाई हो गया, वेरी गुड. तो पहले बताओ, पहले एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले या पहले क्वेश्चंस देखें? तुम बताओ मुझे. आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और इसका एक और लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 6, जो कि बहुत छोटा होगा, बट इसमें मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगी. क्योंकि आई डोंट वांट, आज का टॉपिक तुम देखोगे ना तुम बोलोगे भी दिमाग खराब हो गया. चलो रिवाइज कर ले. ओके क्वेश्चन रिवाइज दोनों. चलो क्वेश्चन से भी रिवाइज ही होगा, बट जब तक सब लोग और लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं बता देती हूँ. आज है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 और मैं इस चैप्टर को प्यार से सीसी बोलती हूँ. सीसी सीसी एंड इट इज लाइक अ छोटी सिस्टर टू मी. सीसी सीसी बोलते हैं ना, हाय सेस, हाउ आर यू सेस, वैसा वाला सीसी है ये हमारी सीसी. सीसी ये लेक्चर नंबर 5. और जैसा कि आपको मैं हमेशा एक टाइम, मेरी स्क्रीन क्यों नहीं अपडेट हो रही? ओके चलो हो जाएगा. क्या मैं अटक गई हूँ? तो मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? हाँ तुम्हें कुछ और दिख रहा है. 1 सेकंड देना मुझे. Why is my
ओके, मैंने तो कुछ और ओपन करा हुआ है, वेट सेकंड। अब इसको क्या हो गया यार, परेशान हो गई मैं। अरे अरे, स्क्रीन में क्यों दिख रहा है विजन बोर्ड? अभी नहीं दिखना है विजन बोर्ड हमें। चलो एक सेकंड दो मुझे, मैं दोबारा से सेशन को स्टार्ट करती हूँ क्योंकि स्क्रीन आ नहीं रही है मेरी, ठीक है? मुझे बस एक सेकंड दो, ठीक है? बस जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल रीस्टार्ट द सेशन और ज्वाइन करना, ठीक है? अब दिख रही होगी आई गेस। दिख रही है अब स्क्रीन? चलो ठीक है। दी विल बी कम बैक, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। हाँ भाई, सांस लेते रहो, सांस नहीं रुकनी चाहिए। कुछ भी रुके, सांस नहीं रुकनी चाहिए, प्लीज प्लीज गाइस। तुम चाहे कुछ भी रोक दो, बस एक पढ़ाई और अपनी सांसें, ये कभी नहीं रुकनी चाहिए। ओके ठीक है। तो मैं आपको वही बोल रही थी, जैसे कि मेरा नाम खुशी है तो वैसे ही मैं सबको ऐसी हंसी खुशी फैलाती रहती हूँ। एक मेरा बेकार सा जोक सुन लो तुम क्लास से पहले। दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं प्यार से सी सी बोलती हूँ, विच इज सी, बिकॉज ये चैप्टर हमारी छोटी बहन की तरह है, या तुम कभी कभी किसी किसी के लिए बड़ी बहन भी हो जाती है ये चैप्टर। तो या एनीवेज, कहने का मतलब ये कि बहनों से डर लगता है थोड़ा, तो इस चैप्टर से भी लोगों को डर लगता है, बट हम तो खुशी दी के बच्चे हैं, सो हमें डर नहीं लगता है। ओके तो फिर से आपको मैं बता देती हूँ दैट August 1 से हमारा ये फ्री शिवा बैच स्टार्ट हुआ था। आज है 17 सितंबर, मतलब ये महीना भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और हमारा बस एक चैप्टर बचा है जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड बाकी इनऑर्गेनिक का सिलेबस ऑलमोस्ट खल्लास खत्म हो चुका है। दैट इज अ प्राउड थिंग। और अगर आप अभी तक बने हुए हो, जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंटली हर लेक्चर ज्वाइन करते हैं मेरा, सो प्राउड ऑफ यू गाइज। एंड जिन लोगों ने आज से कल का सेशन देखने के बाद ये सोचा है कि अब से हम सेशन मिस नहीं करेंगे, हम बैकलॉग्स नहीं बनने देंगे, लेसन्स को लाइव देखेंगे, तो कंग्रेचुलेशन टू यू टू, क्योंकि अब हम बिल्कुल रेगुलरली पढ़ने वाले हैं और अच्छे से नीट क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में बता देती हूँ दैट ये एक ऐसी चीज़ है जो आदित्य भैया ने लॉन्च करी थी, जो हमारे सबसे फेवरेट भैया हैं, जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, एंड बिलीव मी ही इज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ही इज़ अ MBBS स्टूडेंट एंड उनके पास इतना सारा काम होता है, बट येट ही इज़ पुटिंग सो मच एफर्ट्स फॉर यू गाइज। एंड मैं आपको अभी नहीं बता सकती कि क्या क्या उन्होंने प्लान कर रखा है, बट वी हैव एज अ टीम आदित्य जोशी अकेडमिक्स, वी हैव प्लान सो मेनी थिंग्स फॉर यू कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। मतलब इतना कोई टॉप क्लास कोचिंग भी नहीं करता अपने बच्चों के लिए। वी हैव मेंटर्स फ्रॉम टॉप मोस्ट एम्स, एंड एक्चुअली उन बच्चों से जब आप बात करोगे ना, मतलब मैं भी एक टाइम पे आपकी जगह थी, ऐसे यूट्यूब पे बैठ के लेक्चर्स देखा करती थी, एंड उस टाइम मुझे, मेरे पास अगर कोई ऐसा मेंटोर होता तो मेरी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाते। लाइक इट वॉज द बेस्ट थिंग आई कुड एवर डू टू माई प्रिपरेशन, एंड दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन। एंड देखो आज मैं कहाँ हूँ। सो आई होप वन डे आप भी यहाँ पर हो गए इस चैनल पे एज एन एजुकेटर, एज एन मेंटोर, क्योंकि आप भी इस टाइम टॉप मोस्ट कॉलेजेस में हो गए, आई एम श्योर ऑफ दैट। सो पर्सनल मेंटोरशिप इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं, कोई झंझट ही नहीं है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, आपको आपका मेंटोर बता देगा कि आज आपको ये चीज़ें खत्म करनी है। आपको कभी भी कोई दिक्कत आए, आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। वी हैव डाउट फोरम। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम आप डाउट्स नहीं बताते टेलीग्राम पे। यार टेलीग्राम पे 900 बच्चे हैं, मैं 900 बच्चे के डाउट्स कैसे ले सकती हूँ, राइट? एंड अगर आपको डाउट्स क्लियर कराने हैं, सो यू शुड गेट दिस। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, बाकी सारे एजुकेटर्स को मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो कभी भी पूछ सकते हो। वी रिप्लाई टू यू, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज, वी ऑलवेज रिप्लाई, ठीक है? सो अगर आपको डाउट सॉल्विंग चाहिए, सो प्लीज इनरोल दिस, यूज माई कोड KJ1111। एंड अभी तक तो इसकी बैक स्टोरी पता ही चल गई होगी, बट मैं तो तुम्हें फिर से बताऊंगी, बिकॉज यार मुझे अच्छा लगता है। वो सो सो प्राउड ऑफ दिस कोड विच आई मेड। KJ1111 इज माई कूपन कोड, एंड इसकी बैक स्टोरी ये है कि जो 1111 नंबर है ना, इट इज़ एन एंजलिक नंबर। एंजलिक नंबर मतलब जो जब भी आप क्लॉक पे देखते हो ना कि अभी 1111 टाइम हो रहा है, दैट मीन्स दैट you are guided by your angel
एनर्जीज एंड वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। एंड उस टाइम पे 11-11 देखते हुए, जैसे ये मेरा कोड देखते हुए आप अगर मेरा सब्सक्रिप्शन लोगे, सो यू एंड प्रे करोगे सच्चे दिल से कि हाँ मैं मेहनत करूंगा, मैं ये 20% मेंटोरशिप लूंगी, सो डेफिनेटली मैं आपसे इतनी मेहनत कराऊंगी ना कि आपको क्लियर होगा ही होगा। So that is the reason you can get flat ₹1000 off by using my code. 5000 का सब्सक्रिप्शन है, but you can get it at 3999 for the whole year. ठीक है, यूज माई कोड, आपको क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे, टॉपर्स के हैंडमेड नोट मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मेंटोर्स फ्रॉम टॉप मोस्ट एम। क्योंकि यार टीचर पढ़ा हर जगह रहा है, पूरे यूट्यूब पे आप देखोगे लोग पढ़ा ही पढ़ा रहे हैं, बट क्या कोई आपको मेंटोर कर रहा है? आज भी काजल दी ने सेशन लिया, कल मैंने सेशन लिया था कि आपकी ये ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। एंड ऐसा कौन कर रहा है यूट्यूब पे? अभी सब सिलेबस बोल रहे हैं कि सिलेबस करा रहा है, सिलेबस करा रहा है, सिलेबस तो सब करा लेंगे, बट अ स्टूडेंट ऑल्सो नीड्स अ मेंटल पीस। अभी आपने देखा होगा कि एक ऑल इंडिया रैंक 1 था 2017 नीट का, उसने सुसाइड कर लिया है। He was doing MD from Maulana Azad College, such a top college with the top branch, and उसने suicide कर लिया। You know why? Because they don't have mentors. They don't have mentors. They really don't have anyone to listen to them. एंड तभी शायद प्रिपरेशन में भी इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनका नीट नहीं होता, या वो प्रिपरेशन में ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या कुछ भी हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन टू गो टू एंड टॉक टू। फैमिली प्रेशराइज कर रही है, फ्रेंड्स प्रेशराइज कर रहे हैं, ऐसे केस में यू नीड अ मेंटोर। जिसके पास मेंटोर होता है ना, उसकी आधी जंग तो वहीं खत्म हो जाती है। दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग ऑफ चाणक्य। एंड यार देख लो, वी हैव वेरी वेरी लिमिटेड सीट्स लेफ्ट नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम सबको मेंटोर नहीं कर सकते ना। सो इफ यू वांट जस्ट एनरोल इन इट राइट नाउ, राइट? ओके, तो चलो पहले तुम लोग बोले थे रिवाइज कर लेते हैं, तो ठीक है पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा हमारा लेक्चर नंबर 4 जो कि था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर, अच्छा हाँ, लेक्चर नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऐसा ही कुछ था। सॉरी ये इतना गंदा सा लग रहा है, बट कोई नहीं, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही होता है। तो चलो एक बार हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि उस थ्योरी में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था बेसिकली, यू नो हाइब्रिडाइजेशन जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी थी। एंड केमिकल बॉन्डिंग में जिसने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी, बिकॉज सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग हैं। सो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और एक आया था वीक फील्ड लाइगेंड। नाउ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड? जिस भी लाइगेंड में अगर कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और उसमें क्या होगा, अगर वो लाइगेंड आया तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर कर जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा जगह बनानी है। और अगर वो वीक फील्ड लाइगेंड है जैसे कि हाइलोजेंस, ऑक्सीजन, हैलोजेंस, तो पेयरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो वीक हैं, तो उनके लिए हमें जगह क्यों बनाओ, है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, तो हमारी क्या ज्योमेट्री होगी? लीनियर। sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 तो क्या होगा? sp3 है तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल? बताओ बताओ। sp3 का क्या लिखूं? देखो sp3 d2 और d2 sp3 इन दोनों केसेस में ऑक्टाहेड्रल होता है ना? sp3 के केस में क्या होगा? वेरी गुड अभिलिप्सा, वायरल जोन, रियाज, प्राची, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। और dsp2 अगर है, मतलब इनर ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व है, तो हमारी कौन सी शेप होगी? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, दैट dsp में ऑलरेडी आ रहा है। d मतलब DSP एक पोस्ट होती है ना पुलिस में, DSP, तो अगर आपको कहीं D दिख जाए तो उसके आगे स्क्वायर प्लेनर वाली शेप होगी। ठीक है, ओके, जहां तुम्हें ये पोस्ट दिख जाए DSP की, वहां स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, इसमें ऑलरेडी है स्क्वायर प्लेनर। ओके, वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड, शाबाश। चलो, तो ऐसे ही मैंने आपको कुछ लाइगेंड्स बताए थे, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको पहले देखना होता है कि आपका लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। तो पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 आ गया। फिर आपने क्या निकाला? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d8 है, तुम्हें कहाँ निकालने हैं इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले 4s2 ऑर्बिटल से निकालने हैं, फिर तुम 3d से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद लाइगेंड से पहले इसकी शेप कुछ ऐसी दिखती थी, देखो ऐसा दिखता था कुछ, ये
3 4 5 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आ रहा है, तो अब पता क्या होगा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पे आ जाएगा और क्या बना देगा, वो ऐसा कुछ बना देगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये क्या हो गया, ये तुम्हारा खाली हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड था, उसने आके पेयरिंग करा दी, उसने आके बोला कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे लिए जल्दी से जगह बना लो, तो आपके मेटल को जगह बनानी पड़ी। तो अब ये कौन सा है, डी, और आगे कौन सा है, एस, और उसके आगे कौन सा है, पी ऑर्बिटल, तो एक डी एस पी टू, तो डी एस पी टू ऑर्बिटल बन गया, दैट्स योर हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही वीक फील्ड लाइगेंड में देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे अब क्या है, तुम्हारा वीक फील्ड लाइगेंड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। अब वो बोलेगा यार तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊं, प्लीज जाओ एंड कहीं और बाहर जाके बैठो, तो वो बाहर ऑर्बिटल में बैठेगा, आउटर ऑर्बिटल में एस और p3 में। क्लियर हो गया इतना, यही हमने डिस्कस करा था। एंड लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स डिस्कस करा था। देखो अगर डी ऑर्बिटल इनर फील्ड रिक्वायर्ड हो रहा है तो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में, और अगर बाहर वाले यूज हो रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा वीक फील्ड लाइगेंड के केस में। लो स्पिन हम तब कहते हैं अगर पेयरिंग हुई है, अगर पेयरिंग हो गई मतलब आपने उसका स्पिन जो है उसे डिक्रीज करा दिया, तो उसको हम लो स्पिन बोलेंगे। और अगर आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो उसको हम हाई स्पिन बोलेंगे। ठीक है, चलो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे कि कलर के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में कोई डिफरेंस नहीं बताया था, नो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डिटेल में अगर तुम्हें समझना है तो तुम जाओ और लेक्चर देख लेना, बाकी मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा लिया है। एक क्वेश्चन है मेरे पास तुम्हारे लिए विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे फटाफट बताओ। ठीक है, चलो फटाफट से मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस FeCN6 3 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फटाफट से बताओ मुझे, गिव मी आंसर इन द लाइव चैट, फटाफट से बहुत इजी इजी है, जल्दी से बताओ, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। sp3T2 या D2sp3, वायरल जोन, वायरल होने के चक्कर में कंफ्यूज हो गए क्या, यस अभिलिप्सा, यस प्राची, यस वायरल जोन, गलत क्यों करा इसमें, गलत नहीं करनी है, ऐसे गलती नहीं करनी, ठीक है। यस इसकी हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, वाई, देखो तुम्हें सिंपल ट्रिक बताऊं कि मैंने इसका आंसर 2 सेकंड में कैसे निकाला। देखो तुम बस ये देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वीक फील्ड लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है तो वो उसके लिए जगह बनाता है अपने इनर ऑर्बिटल में, इनर ऑर्बिटल मतलब डी तो आएगा ही, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल के हमारे पास सिर्फ 2 ही केस हैं, अगर आउटर हुआ वीक फील्ड लाइगेंड तो sp3D2, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड तो D2sp3, सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, चलो इसका बताओ NiCN4 2 माइनस का, फटाफट से बताओ NiCN4 2 माइनस का, बताओ बताओ बताओ, हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री भी बताओ, इसकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल हो गई ये तो हमें पता ही है। ओके DSP2 है, वेरी गुड वेरी गुड, वायरल जोन, प्राची, एबिलिप्सा, डोरेमी, बाकी सब सो रहे हैं क्या, बाकी सबके रिप्लाईज नहीं दिख रहे मुझे, वेरी गुड, यस स्क्वायर प्लेनर शेप है इसकी, गुड स्क्वायर प्लेन। अब चलो PtCl4 माइनस का बताओ, वेरी गुड सुभन, ऐसी रिप्लाई करते रहो, मेक श्योर यू मेक मी फील दैट यस मैम आई एम प्रेजेंट इन योर क्लास, क्योंकि तभी मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। सिर्फ 4 बच्चों को पढ़ाना है मुझे तो मैं तो तब भी पढ़ाऊंगी यार, बट स्टिल आई वुड लव इफ 10 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हो। बताओ फटाफट से, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर प्लेन बोल रहे हो, ओके आर यू श्योर,
यहाँ मुझे वीक फील्ड लाइगेंड दिख रहा है, मुझे वीक फील्ड लाइगेंड दिख रहा है यहाँ पे, तब भी इनर ऑर्बिटल वीक फील्ड लाइगेंड है ये तो, DsP2। श्योर हो? वीक फील्ड लाइगेंड है बच्चे यहाँ पे। बताओ बताओ। बच्चों बताओ। यस वेरी गुड यार, तुम ना इंटेलिजेंट तो बहुत हो। यार कभी कंफ्यूज ही नहीं होते, इतना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड वायरल जोन, सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों को एक्सेप्शन याद है, वेरी गुड। पीटी पीडी ये दोनों केस हैं हमारे एक्सेप्शन वाले, ठीक है। लाइगेंड आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे आउट ऑर्बिटल होगा, बट नहीं, दिस इज एन एक्सेप्शन केस एंड इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इट इज अ वीक फील्ड लाइगेंड, आउटर ऑर्बिटल होना चाहिए, बट नहीं, इट विल बी DsP2 और इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर ही होगी। चाहे वीक फील्ड लाइगेंड हो पीटी के साथ या पीडी के साथ, वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड, हमेशा स्क्वायर प्लेनर शेप ही रहेगी। वेरी गुड गुड। चलो अब NiCO4 का भी बता दो मुझे फटाफट से, देन वील स्टार्ट 5। आई होप सुनाई दिया होगा तुम्हें। मुझे मेरी वीडियो पॉज दिख रही है, कोई नहीं, अब ठीक हो गया होगा। Viral zone is saying DsP2. Abilipsa is saying sp3 tetrahedral. ओके बाकी सब मुझे यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर दिख रहे हैं, बताओ क्या होगा सही आंसर। बाकी लोग, प्राची, सुभन, डोरेमी, डोरेमी SP2, प्राची is saying SP3, बाकी लोग फटाफट से बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आई एम वेरी टायर्ड टुडे। ओके टाइपिंग मिस्टेक। इंटेलिजेंट तो बहुत हो यार, मुझे लगा तुम यहाँ पे फंसोगे, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन भी लेके आई थी इसके साथ, पर चलो तुम तो इंटेलिजेंट हो। बट कोई नहीं, वायरल जोन ने तो गलत कर ही दिया, कोई तो मिला मुझे गलत करने वाला। तो देखो यार, NiCO4 इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल केस, जो शायद मैंने लास्ट क्लास तुम्हें बताया हो या नहीं बताया हो, आई डोंट रिमेम्बर, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार तुम्हें जरूर से बता देती हूँ इसके बारे में, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आ जाओ जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाँ ये मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लेके आई थी यार तुम्हारे लिए। पढ़ के आते हो ना तुम, पढ़ के आते हो ना, सब सब करके आते हो, अच्छे बच्चे हो बिल्कुल। कोई बात नहीं, चलो आओ देखो। NiCO4 है तुम्हारे पास, जिसको आया वेरी गुड, जिसको नहीं आया सुन लो एक बार, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं प्राची, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो 3D8 4s2 है, और इस पे अगर तुम्हें याद हो CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो Ni पे भी कोई चार्ज नहीं है, इट इज Ni0। 3D8 4s2 इसके ऑर्बिटल है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम CO तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ये तो पेयरिंग कराएगा। मैं बोलूंगी हाँ जी बिल्कुल कराएगा पेयरिंग। पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, रिमेम्बर दैट एड्स, पहले मेरे बाल कुछ ऐसे दिखा करते थे, वैसे ही पहले इसके ऑर्बिटल कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है। यहाँ दो अनपेयर थे और ये 4s2, ये आया, इसने बोला तुम पेयर हो जाओ, तो यहाँ वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या ऑर्बिटल बचेंगे, sp3 और टेट्राहेड्रल शेप ही होगी। ऑल्दो इट वाज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, बट क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिली, ट्रेन में टिकट ही नहीं थी, तो कहाँ बैठ के जाएगा, तो उसको sp3 में ही बैठ के जाना पड़ा, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा होमवर्क में दिया था तभी मैंने डिस्कस भी कर लिया एक बार,
कोई क्वेश्चन मतलब कोई दिक्कत ना रह जाए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर नंबर 5। न्यू वेरी फ्रेश टॉपिक, बिल्कुल मेरी तरह एकदम फ्रेश। माना कि मैं ऐसी लग रही हूँ कि अभी सो के उठ के आई हूँ, बट नो गाइस, मैं नहीं सोई थी। ओके चलो, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं आज मेरे सेशन लाइव, बट कोई नहीं, देयर लॉस, हमें क्या। तो अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद शुरू करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक बार टेलीग्राम पे डांट लगा देती हूँ। एक सेकंड बस, चलो आ जाओ। हाँ, तो मैं बोल रही थी दैट इस चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि 2 थ्योरीज हैं। थैंक यू प्रगति फॉर सेइंग दैट, थैंक यू सो मच। स्पैम नंबर 1, हेलो दी, हेलो। चलो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, हमने बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस चैप्टर में आपके पास 2 थ्योरीज हैं। एक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ के आए थे, और एक है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब तुम बोलोगे यार दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या इसमें क्रिस्टल बनते हैं? तो मैं बोलूंगी नहीं यार, ये साइंटिस्ट ना ऐसे ही होते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, छोड़ो। हाँ, तो इस ये ना बेसिकली इन्होंने आके एक चीज बोली दैट मेटल और लाइगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई गेस तुम 12th वाला वो चैप्टर कर चुके फिजिक्स का, इलेक्ट्रो चैप्टर वो पोटेंशियल वाला। चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू इधर रखा होता है, एक माइनस क्यू इधर रखा होता है, उसके बीच का डिस्टेंस बताना होता है, वॉट एवर फोर्स बताना होता है। हाँ, वो चैप्टर तुम्हारा हो चुका है, मुझे पता है। वही बोल रहे हैं कि मेटल और लाइगेंड के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो अनायनिक लाइगेंड्स होते हैं, मतलब जिनके पास माइनस चार्ज होता है, दे एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, वेयरएज जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं, दे एक्ट एज अ डाइपोल। डाइपोल मतलब 2 चार्जेस विद ऑपोजिट साइन बट द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ यस, वही बात है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इन्होंने बोला है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो अगर तुम समझ गए तो तुम पूरी थ्योरी समझ गए। देखो, जो सेंट्रल मेटल होता है उसके पास एक डी ऑर्बिटल होता है, एंड स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब तक लाइगेंड नहीं है उसके पास, तब तक जैसे ये 5 ऑर्बिटल है ना इस डी में, इस डी ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल है। उस टाइम पे ये 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों जो सब ऑर्बिटल्स है ना, इनकी एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। इनकी इक्वल एनर्जी होती है, दैट मीन्स दे आर डीजेनरेट तुम उस चैप्टर में भी पढ़ोगे अपने बायो के, कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, उसमें कोडॉन्स वाला जो होता है, पढ़ लिया होगा तुमने शायद अभी तक, मॉलिक्यूलर बेसिस शायद उस चैप्टर में पढ़ते हो ना, कोडॉन्स के लिए, दैट जीन्स आर कोडॉन्स आर डीजेनरेट, उसमें भी पढ़ते हो। तो डीजेनरेट मतलब हैव इक्वल एनर्जी। तो जब तक लाइगेंड नहीं आया है तब तक आपके इसकी भी एनर्जी इसके इक्वल है, इसकी एनर्जी इसके इक्वल है, इसकी एनर्जी इससे भी इक्वल। अगर इसकी एनर्जी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी सबकी 5 है, दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बट जैसे ही लाइगेंड आता है ना पिक्चर में, लाइगेंड इज द हीरो ऑफ द पिक्चर, राइट। तो जैसे ही मूवी में लाइगेंड की एंट्री हुई, वैसे ही ये क्या करते हैं, ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं। स्प्लिट क्यों कर जाते हैं? क्योंकि अब उनकी एनर्जी इक्वल नहीं है, दे लूज देयर डीजेनरेसी, दे लूज देयर एबिलिटी ऑफ हैविंग इक्वल एनर्जी, दे लूज देयर डीजेनरेसी, ठीक है। तो जैसे अगर अब पहले ये 5 थे ना जिनकी सबकी एनर्जी इक्वल थी, अब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे इंटू 2 और 3, 5 ब्रेक डाउन हो जाता है इंटू 2 + 3। ये जो 2 है इनको हम बोलते हैं एक्सियल, और ये जो 3 वाले हैं इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल। अब हमने ये उसमें पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट dx2 y2 और dz2, ये होते हैं 2 ऑर्बिटल, और 2 होते हैं हमारे dxy dyz और dxz। तो हमेशा याद रखना, ये जो 3 है ना, ये भाई हमेशा साथ में रहेंगे, नॉन एक्सियल, और ये जो एक्सियल वाले हैं ये स्क्वायर वाले होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब तुमने देखा कि ये जो ऑर्बिटल है ये स्प्लिट हो रहा है ना, तो जब ये स्प्लिट होगा तो इसमें कुछ एनर्जी भी निकलेगी, दैट इज व्हाट इज दैट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास दो केसेस हैं इसमें, एक तो ऑक्टाहेड्रल का है और एक टेट्राहेड्रल का है। अब तुमने ध्यान दिया होगा दैट VBT में ना हमारे पास टेट्राहेड्रल के ज्यादा केसेस थे। टेट्राहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता था, टेट्राहेड्रल भी बन सकता था, ऑक्टाहेड्रल का एक ही केस था, है ना, बस sp3d2 या d2sp3, राइट। बट इसमें क्या है ना, इसमें ऑक्टाहेड्रल को इन्होंने इस पिक्चर का हीरो बनाया। तो ऑक्टाहेड्रल में हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और इसमें एक चीज तुम्हें याद रखनी है, ऑक्टाहेड्रल में जब भी लाइगेंड्स आएंगे ना, दे अप्रोच द सेंट्रल मेटल टुवर्ड्स द एक्सिस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में ये अगर ये तुम्हारा जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, तो अगर लाइगेंड को आना है तो वो टुवर्ड्स द एक्सिस आएगा। ठीक है, अगर ये उसका एक्सिस है तो वो इसी एक्सिस के अबव आएगा। अगर ये एक एक्सिस है एक्स एक्सिस तो ये यहीं से आएगा, ये अगर एक जेड एक्सिस है तो वो यहीं से आएगा। ठीक है, सो इट ऑलवेज अप्रोचेस द मेटल टुवर्ड्स इट्स एक्सिस। और एक्सिस एक्सियल ऑर्बिटल्स हमारे क्या थे, हमने अभी क्या पढ़ा, एक्सियल ऑर्बिटल्स हमारे स्क्वायर वाले थे, है ना, स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स थे। इसीलिए जो ये वाले हैं देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और यहीं पे तुम्हारे लाइगेंड वाले इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए एक जगह पे। एक ही खाने के, एक ही मैगी की प्लेट की तरफ तुम्हारी भी नजरें हैं और तुम्हारे भाई की भी नजरें हैं, तो ऑब्वियसली कुछ रिपल्शन होगा, है ना, रिपल्शन होगी, लड़ाई होगी, है ना। सो दैट इज व्हाट इज द रीजन कि यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाता है, क्योंकि लाइगेंड भी इधर अप्रोच करता है टुवर्ड्स द एक्सिस और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भी टुवर्ड्स द एक्सिस हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना और थोड़ा शांति से समझना। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन अगेन अगर समझ नहीं आता, बट एक बार शांति से सुन। जब आपका लाइगेंड नहीं था तो आपके ये पांचों के पांचों इक्वल थे, है ना, ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल। अच्छा प्राची रिपीट कर दूं, हाँ देख, ऑक्टाहेड्रल में आपके 6 लाइगेंड्स होते हैं, इतना क्लियर है। तो ये देखो, ये एक मेटल यहाँ पर है और 6 लाइगेंड यहाँ पर है। ठीक है, अब तुम एक्सिस देखो, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, अब तुम इस वाई एक्सिस और इस जेड एक्सिस को देखो, ये जो लाइगेंड है यहाँ पे ये इसी एक्सिस की तरफ आ रहा है, यहाँ पर भी जो लाइगेंड है वो भी इसी एक्सिस की तरफ आ रहा है, और ऑक्टाहेड्रल में जो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी यहीं पर रहते हैं इसी एक्सिस पे। तो यहाँ पे लाइगेंड भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, ये वाला लाइगेंड भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, और इस मेटल के पास ऑलरेडी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे क्या कुछ रिपल्शन होगा। बस वही बात है कि एक्सियल ऑर्बिटल्स फेस मोर रिपल्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ती है। ओके, तो अब देखो ये किसका, किसी एग्जाम्पल, किसी चीज का एग्जाम्पल है जहां पे तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हाँ D7 है। ठीक है, D7 है यहाँ पे। अब देखो ये जो D7 है ना तुम्हारा, इसमें पहले यहाँ पे ये डीजेनरेट था, डीजेनरेट था मतलब सबकी एनर्जी इक्वल थी, बट अब यहाँ पे लाइगेंड आ गया है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड इट स्प्लिट्स। ओके, जैसे ही लाइगेंड आएगा वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू व्हाट, इनटू Eg एंड इनटू T2G। जो Eg होता है दैट इज एक्सियल, जो तुम्हारा T2G होता है दैट इज नॉन एक्सियल। T2G के पास T for 3 होता है ना, तो T2G के पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, मैंने तुम्हें बोला था ना 3+2 में स्प्लिट होता है, और यहाँ ऊपर जो है Eg के पास तुम्हारे 2 ऑर्बिटल्स हैं। इतनी बात समझ आई। एंड ये जो सेंट्रल लाइन है, ये जो देखो ये तुम्हारी नॉर्मल एनर्जी थी जब डीजेनरेट थे, जब सारी ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी थी। लाइगेंड के आने के बाद यहाँ पर स्प्लिट हो गया और ये यहाँ पे स्प्लिट हो गया, तो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। ओके, इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर। अब आगे सुनो, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर कैसे बैठे वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये समझो। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एट मैक्स, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 1 2 3 4।
यहाँ 4 मैक्सिमम आ सकते हैं, यहाँ पे 6 मैक्सिमम आ सकते हैं। टोटल एनर्जी अगर 5 थी तो इसके पास कितनी एनर्जी आएगी? इसके पास उतनी ही तो एनर्जी बची ना जितनी इसने छोड़ी। तो यहाँ पे देखो तुम्हें ऑपोजिट लिखना है, ऐसे क्रिस क्रॉस करके, ठीक है। तुम हमेशा एक बात याद रखो कि 4, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4। तुम इसको क्रॉस यहाँ पे करो और यहाँ पे -0.4 लिख दो। यहाँ पे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6। तो तुम यहाँ पे 6/6 पेयर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी प्लस 0.6। अब ये 0.6 कैसे आया? फ्रैक्शन से। टोटल 5 थे, इसके पास कितनी एनर्जी होगी? जितनी इसने छोड़ी होगी। सो 6/5, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है। नहीं, हाँ 3 ही है, सॉरी। यहाँ पे 3 थे, यहाँ टोटल 5 थे, तो यहाँ पे कितना होगा? तुम्हें उल्टा लिखना है, 3/5। और यहाँ पे कितने थे? 2। और यहाँ पे कितने थे? 5। तो 2/5। 2/5 क्या होता है? 0.4। और यहाँ पे 3/5 क्या होता है? 0.6। वही लिखा है, तुम्हें बस उल्टा लिखना है। अब अगर तुम्हें इतनी मैथ समझ आती है कैसा क्यों हो रहा है तो ठीक, नहीं तो बस इतना याद रखो, यू जस्ट हैव टू क्रॉस इट। वरना ये तुम्हारा 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, दैट एनर्जी ऑफ दैट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैट इज इक्वल टू दिस। ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। अगर तुम्हें उतनी मैथ्स में नहीं घुसना तो तुम बस इतना याद रखो, तुम्हें बस ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में एक चीज याद रखो, ऑक्टाहेड्रल में नीचे 3 होंगे और ऊपर 2 होगा। ऑक्टाहेड्रल में 2 + 3 होगा, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में 3 + 2 होगा। टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर आएंगे और 2 नीचे आएगा। आगे हम पढ़ेंगे, बट अभी से ही जान लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। क्लियर है? इतना थोड़ा बहुत समझ आया? अब आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला ये है, x × 0.6। ये जो डेल्टा O है, दिस इज अ सिंबल ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। x × 0.6 ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी प्लस y × -0.4 into crystal field energy plus number of pairs and into pairing energy, ठीक है। अब देखो x क्या है यहाँ पे? the number of electrons in your Eg orbital। यहाँ पे अगर अभी 1 है तो इसको मैं x = 1 करूंगी। what is y? electrons in T2G। तो यहाँ पे अभी अगर 6 है तो इसको मैं क्या करूंगी? इसको मैं 6 लिखूंगी। ओके ओके, क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पे हमेशा याद रखना 4 हमेशा माइनस होता है, -0.4। ओके, अब इसका एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। D1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे केसेस बन सकते हैं। हम 10 के 10 केसेस देखेंगे, बोथ फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड ऑल्सो फॉर द वीक फील्ड लाइगेंड। अब देखो, थक गई भाई, ये बहुत थोड़ा ना दिमाग खराब करने वाला टॉपिक है सच में। चलो, डरे तो नहीं ना अभी तक? डर तो नहीं गए ना देख के? अभी देखोगे ना तुम, इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हें। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। आज कमेंट्स में सब लोग लिख के जाएंगे, ठीक है। CFT इज नाउ CC, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल क्लियर है। चलो ठीक है, तो तुम सबसे पहले देखो केस ऑफ D1 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे इस d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैंने तुम्हें क्या बोला? ऑक्टाहेड। इमेजिन करो कि ये सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही हैं, ठीक है, सारे ऑक्टाहेड्रल हैं। अभी हम टेट्राहेड्रल पे आए ही नहीं। टेट्राहेड्रल इज वेरी इजी। ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का केस ये है और वीक फील्ड लाइगेंड का केस ये है। ऊपर तुम्हारा 2 + 3 में स्प्लिट होगा ये, राइट। हाउ टू कैलकुलेट CFC में NP क्या है अभी बताऊंगी अभिलिप्सा। N इज द नंबर ऑफ पेयर्स एंड P इज योर पेयरिंग एनर्जी। अभी हम आगे देखेंगे, जस्ट वेट। पेयरिंग एनर्जी और CFC को हम कंपेयर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा या EG में जाएगा, ठीक है। सो पेयरिंग एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन योर इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, ठीक है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, हमेशा जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो पहले तुम यही देखो। चलो आ जाओ, यही देखो, कोई बात नहीं। देखो, 2 चीजें देखते हैं और ये बिल्कुल थ्योरी है जो तुम्हें रटना है। CFC हो गया और हमारा पेयरिंग एनर्जी हो गया।
दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा ओ, दिस इज डोनेटेड बाय पी। देखो हमेशा हम क्या प्रेफर करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारी एनर्जी जो है लो रहे, हमारी हमेशा एनर्जी क्या रहे, लो रहे। वाई? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ठीक है, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। वो कहते हैं ना कि जितनी आपके अंदर शांति रहेगी उतनी ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपकी जो सी एफ एस सी है, सी एफ एस ई, दैट इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में। ठीक है, और अब चलो मैं तुम्हें ये ट्रिक से समझा देती हूँ कि इसको कैसे समझना है। तुम्हें मैंने वीबीटी में क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हमेशा क्या कराता है, पेयरिंग कराता है, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हमेशा पेयरिंग कराता है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी हमें चाहिए कि वो पेयरिंग करे। पेयरिंग करे मतलब पेयरिंग एनर्जी लो होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लो होगा ना इन दोनों में से वही होगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी हमारी लो थी, तो हम उसे पेयर करा देंगे। वाई? बिकॉज उसकी पेयरिंग एनर्जी लो है। अगर हम उसे CFSC के थ्रू जाएंगे तो उसकी एनर्जी हमें ज्यादा लग जाएगी, हम हायर एनर्जी को प्रेफर ही नहीं करते। वेयरएज वीक फील्ड एनर्जी, वीक फील्ड लाइगेंड में क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है और पेयरिंग ज्यादा होती है, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी हम नहीं करा, इसलिए हम पेयरिंग नहीं कराते। वाई? बिकॉज पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। अब ये तुम नॉर्मल लॉजिक से याद कर सकते हो दैट स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में हमें क्या कराना है, हमें पेयरिंग करानी होती है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा कम होगा, हमेशा पेयरिंग एनर्जी। वेयरएज वीक फील्ड लाइगेंड में हम पेयरिंग नहीं कराते हैं, तो इन दोनों में से क्या नहीं होगा, क्या ज्यादा होगा या क्या कम होगा, ये लेस होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि अगर पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती ना इससे, तो यहाँ पे भी हमें पेयरिंग करानी पड़ती। वाई? बिकॉज वी गो विद द ऑप्शन जहाँ पे एनर्जी कम लग रही है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात या कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है? बताओ मुझे फटाफट से, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टेल मी टेल मी टेल मी। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, तो अब वही देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में हम पेयरिंग कराएंगे, वीक फील्ड लाइगेंड के केस में हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों ही केसेस में सबसे पहले हमारा T2G वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा। देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। वाई? बिकॉज यहाँ पे -0.4 है और यहाँ पे 0.6 है, तो ऑब्वियसली -0.4 कम होता है। यस, इट इज लेस देन 0.6, तो सबसे पहले हमारा ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो पेयरिंग तो मैं करा नहीं सकती, यहाँ पे 0 पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं आई एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे रख दिया। वीक फील्ड लाइगेंड में भी सेम, क्योंकि अभी पेयरिंग का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी अगर मुझे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, x = 0 इंटू 0.6। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू -0.4 प्लस n था, कितने पेयर्स हैं, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे 0 पेयर, तो कितने आ गए आपकी, सब कुछ तो 0 हो गया, बस ये 0.4 बचा, तो -0.4 डेल्टा O इज योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब वहीं देखो D2 के केस में, देखो D2 में भी सेम, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 0 पेयर है, पेयरिंग अभी कर ही नहीं सकते हम, है ना। देखो ये दोनों ही यहीं पे आ जाएंगे T2G में, तो हम क्या लिखेंगे, T2G 2EG 0। ओके, ऐसे लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सेम वीक फील्ड लाइगेंड में भी सेम होगा, सेम। ओके, एज इट इज 0, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 इंटू 0.6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू -0.4 प्लस फिर से कोई भी पेयर नहीं है, नो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 0 पेयरिंग एनर्जी। सो कितना आ गया यहाँ पे, सीधा सीधा -0.8 डेल्टा O। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो D3 के केस में यहाँ पे भी 0 पेयर है हमारे। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों डायरेक्टली उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, T2G 3 EG 0, बिकॉज दिस इज EG, दिस इज T2G। भूल जाते हो कि किसको क्या नाम देते हैं, तो बस ये याद रखो, T for 3।
है ना, T4 3, तो T2G3 वाले को बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी भी एनर्जी देखो, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 इंटू 0.6 कैंसिल हो जाएगा। 3 यहाँ पे 3 है, 3 इंटू माइनस ऑफ 0.4 प्लस यहाँ पे भी 0 पेयर थे हमारे, तो 0 पेयरिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू -1.2। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग कहाँ से शुरू होता है, 4 पेयरिंग से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, देखते 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में मैं क्या करूंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये तो हमारा हुंस रूल कहता है। अब तुम मुझे बोलोगे दी चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भी तो भर सकते हैं, भर सकते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल भर सकते हैं, बट हम वहां नहीं भरेंगे। वाई? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, यहाँ पे हम पेयरिंग करा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे हम पेयरिंग करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पेयरिंग करा देंगे। तो 1 2 3 के बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाएगा और हमारा 1 पेयर फॉर्म हो जाएगा, ईजी में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेयर एज वीक फील्ड लाइगेंड में देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। क्या वीक फील्ड लाइगेंड कभी भी पेयरिंग फेवर करता है? नहीं, इट नेवर फेवर्स पेयरिंग। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा इन योर ईजी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, T2G4 EG0 और यहाँ पे T2G3 EG1। भाई बच्चे लीव क्यों कर रहे हैं मेरी क्लास? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कुछ? समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, आई नो दैट। ठीक है, आई नो दैट, बट इतना समझ आया सबको? बताओ। ठीक है, अब तुम इसकी भी कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे तो 0 इंटू 0.6 हो गया, तो ये 0 हो गया। एंड यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इंटू माइनस ऑफ 0.4 प्लस, अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी देखो, यहाँ पे एक पेयर बन गया ना, 1 पेयर, तो और यहाँ पे 0 है, तो तुम हमेशा यहाँ वाले पेयर को यहाँ से माइनस करोगे, तो 1 माइनस 0 पेयरिंग एनर्जी, तो 1 पेयरिंग एनर्जी। इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या हुई, -1.6 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस 1 पेयर। ठीक है, वेराज यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बना और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 0.6 प्लस या माइनस बोलो, प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 0.4 प्लस 0 पेयर, तो 0 पेयरिंग एनर्जी 0.6 हो गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे D5 का केस देखो, इसमें कोई पेयर नहीं है बट यहाँ पे 2 पेयर बन गए, राइट? बिकॉज हाउ विल यू फिल 1 2 3 4 5 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वेयर एज वीक फील्ड लाइगेंड के केस में तुम 1 2 3 4 पेयरिंग नहीं करानी है हमें, तो हम यहाँ पे भरेंगे 4 5, तो T2G3 EG2। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 0 इंटू 0.6 ये कैंसिल, 5 इंटू -4 और यहाँ पे 2 पेयर है और यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 पेयरिंग एनर्जी, तो -2 डेल्टा O प्लस 2P और यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 0.6 प्लस 3 इंटू -0.4 प्लस 0P, तो 0 हो जाएगा यहाँ इस केस में, D5 के केस में वीक फील्ड लाइगेंड। ठीक है, अब 3D6 देखते हैं और ये तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में पहले तो मैं ऐसे भर देती हूँ 1 2 3, 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगी मैं, बताओ? पेयर कराऊं या नहीं कराऊं, पेयरिंग कराऊं या नहीं कराऊं? टेल मी टेल मी टेल मी। पेयर कराऊं या नहीं कराऊं? बताओ 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 बताओ। यस, पेयरिंग होगी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा यहाँ और 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो क्या हो गया T2G6 EG0। अब वीक फील्ड लाइगेंड में बताओ 1 2 3 4 5, अब 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ रखूं मैं, बताओ बताओ बताओ। स्पैमर नंबर 1, अगर आप क्लास में बात करने आए हो तो आई सजेस्ट यू प्लीज लीव द क्लास बिकॉज माई स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू सम स्ट्रेंजर्स, सो प्लीज
फील फ्री टू लीव द क्लास बिकॉज इफ यू आर होपिंग दैट हमें रिप्लाई मिलेगा या कुछ मिलेगा तो सॉरी, माई किड्स आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देन यू। यस, T2G में पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा T2G4 EG2। ठीक है, डन। अब देखो, अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, ये देखो यहाँ पे 1 पेयर है हमारे पास ऑलरेडी, 1 पेयर, राइट। अब देखो CFSE कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 इंटू 0.6 प्लस 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, प्लस 6 इंटू -0.4 प्लस कितने पेयर लिखूंगी मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 पेयर है ना यहाँ पे, 3 और यहाँ पे कितना पेयर है 1, तो 3 - 1 पेयर, तो कितना हो गया हमारा 0 हो गया ये तो, और ये कितना हो गया -2.4 प्लस 2p। डन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, बताओ बताओ बताओ। यस, वेरी गुड। हाँ, बस वायरल जोन यहाँ पे ध्यान रखो, 3p नहीं आएगा, आपको 3 - 1 लिखना है। ठीक है, 3 - 1, यहाँ पे 1 था ना ऑलरेडी और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ के 3 - 1 वो लिखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। वायरल जोन आपने थोड़ी गलती करी है, क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना बस। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेट मी टेल यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने को कभी नहीं आया है आज तक, बट वी डोंट ट्रस्ट NTA, सो वील डू इट। ठीक है, तो चलो अब वीक फील्ड लाइगेंड का निकालते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अरे अरे अरे, चलो यहाँ पे एक है। ठीक है, इसमें देखो, हाँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है स्पैमर नंबर 1, आई विल ब्लॉक यू फ्रॉम द क्लास, लाइक तुम करते रहना बट आई विल नॉट बी एबल टू सी योर मैसेजेस, सो प्लीज इफ यू वांट दैट आई कैन डू दैट, बट प्लीज यार तुम भी पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो ना, वरना अभी 1000 लाइव चल रही होंगी यूट्यूब पे, वहां जाके डिस्टर्ब करो। Anyways, I've asked the team to block you. हाँ, चलो अब इसका बताओ मुझे, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सो CFC क्या होगा 2 इंटू 0.6 प्लस 1 2 3 4 4 इंटू -0.4 प्लस यहाँ पे 1 पेयर है, यहाँ पे भी 1 पेयर है, तो 1 - 1 0 पेयर, तो कितना हो गया 1.2 माइनस 1.6 प्लस 0p, तो क्या हो जाएगा -0.4 प्लस 0p। डन है, डन है, डन है, डन है। चलो D7 का देखते हैं अब, D7 यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 और 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, और वीक फील्ड लाइगेंड में 1 2 3 4 5 6 और 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तुम इसकी CFSC निकाल लोगे, देखो D7 D8 D9 D10 का तुम मुझे निकाल के टेलीग्राम पे भेजोगे, दैट्स योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क D8 का भी बता देती हूँ मैं, CFSC निकाल के तुम मुझे टेलीग्राम पे भेजोगे आफ्टर क्लास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में मैं क्या करूँ 1 2 3 4 सॉरी माय बैड 4 5 6, पहले हमने पेयरिंग करा दी सबकी। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और 8, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करूंगी मैं 1 2 3, यहाँ पे मैं पहले पेयरिंग नहीं कराऊंगी, 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैं पेयरिंग तब कराऊंगी जब मेरी मजबूरी होगी, बट एट द एंड स्ट्रक्चर तो सेम दिख रहा है मुझे, राइट स्ट्रक्चर तो सेम ही दिख रहा है ना,
D9 और D10 का भी तुम मुझे स्ट्रक्चर बना के भेजोगे, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है, सेम ही करना है वैसे, ठीक है। अब फॉर अ ट्रिक मैं तुम्हें बता देती हूँ दैट D1, 2, 3, 8, 9 और 10 का सेम होता है वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है। और D4, 5, 6, 7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड का अलग अलग होता है। जैसे हमने देखा ना अभी 8 का करके सेम आया दोनों का, हमारा तरीका अलग था दोनों में फिल करने का, बट स्ट्रक्चर तो एंड में सेम ही बन के आया, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी सेम ही बन के आएगी, राइट। सो दैट्स द थिंग। तो तुम एक एज अ ट्रिक भी याद कर सकते हो दैट 1, 2, 3, 8, 9, 10 स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 नंबर जो होते हैं वो तुम्हारे सेम स्ट्रक्चर आएंगे, बट बाकी के बीच के जो 4 है उसमें तुम्हारा डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है हमारे कार्बन डोनर की, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर की, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद सबसे कम हैलोजेंस। तो ये एक ट्रिक है अगर तुम्हें याद करनी हो, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सिलेट का पानी में से प्यार नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबो मिला। वैसे मुझे बहुत बेकार ट्रिक लगती है, अभी तो मेरे ब्लर दिख रहा होगा, बट जब नोट्स में ऐप में खोलोगे तो ठीक लगेगा, ठीक है। तो तुम्हें बस ये याद रखना है दैट सी वाले जो होते हैं लाइगेंड्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही होते हैं, जैसे CO, CN, फिर उसके बाद नाइट्रोजन वाले NO2, EN, फिर NH3, EDTA, NCS, फिर उसके बाद वाटर आता है, और वाटर के बाद तुम्हारे सारे वीक फील्ड लाइगेंड्स आते हैं, ठीक है। वाटर तक ये जो C और N वाले हैं ये सारे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और ये जो वाटर से लेके आयोडीन तक है, वाटर और हैलोजन ये सारे होते हैं वीक फील्ड लाइगेंड्स। अब कुछ फैक्टर्स देख लो जो इफेक्ट करते हैं हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। तो ऑक्सीडेशन नंबर इफेक्ट करता है, CFSC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी। ज्योमेट्री भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जैसे अगर ऑक्टाहेड्रल है तो CN6, यस ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा ना स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल में तुम्हारे नीचे 3 होते हैं ऊपर 2 होते हैं, तो तुम्हारा जो CFSC कैलकुलेट करके आएगा वो भी डिफरेंट आएगा, है ना। फिर लाइगेंड जो है वो भी डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, क्योंकि पेयरिंग होगी नहीं होगी, दैट डिपेंड्स कि आपकी एनर्जी कितनी हाई कितनी लो आ रही है। और उसके बाद ट्रांजिशन मेटल सीरीज की 5D की CFSC ज्यादा होती है 4D से और 3D से। क्लियर है? क्लियर है तो मुझे फटाफट से ये क्वेश्चन बता दो, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe in C4 K4 FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फटाफट से बताओ, नीट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही रीसेंट क्वेश्चंस, बताओ मुझे फटाफट से। टेल मी। ओके ठीक है, क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए, मोस्ट करेक्ट आंसर बताओ। दिया नहीं क्या तुमने अभी तक आंसर, मेरे पास आया कि मेरा ऑप्शन 2। ओके ऑप्शन 2, लेट्स सी, लेट्स चेक। तो चेक कर लेते हैं, बना के दिखा देती हूँ तुम्हें। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, CnF6 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही होते हैं, है ना। तो D6 वाला केस होता है ये, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ऑब्वियसली 6 ही होते होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो यहाँ पर हमारा T2G वाला ऑर्बिटल बन जाएगा, 1, 2, 3, और यहाँ पे हमारा EG बनेगा 2।
EG और यहाँ पे T2G, EG और T2G। तो पहले में क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है हमारा, इतना मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे 1 2 3 और फिर 4 5 6, तो T2G6 EG0। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। यस, देखा कितना सिंपल सा था, दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ईजी है। वेरी गुड अभिलिप्सा, रियाज, प्राची, डोरेमी, शिव। यस गुड। अब आ जाते हैं कलर देख लेते हैं कंपाउंड्स का। कलर ऑफ कंपाउंड्स देख लो एक बार। मैंने तुम्हें DNA ब्लॉक में भी पढ़ाया था दैट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। क्यों होते हैं कलरफुल? बिकॉज दे शो डी ट्रांजिशन। तब तक तुम सोच रहे थे ना कि डी से डी में ही कैसे जंप करता है, तो वैसे जंप करता है। पहले तो ये देख लो। तुम्हें एक चीज पता होगी जो फिजिक्स की चीज है, बट अगेन जैसे कि तुम बोलते हो कि दी हमेशा केमिस्ट्री में फिजिक्स सिखा देती हैं। क्या करूँ यार, क्या करूँ, इट्स माई मजबूरी, इट्स ओके। चलो, तो ये बोल रही थी मैं दैट तुम्हें पता है जैसे हमें एक कलर क्यों दिखता है, एक वेवलेंथ की लाइट आती है इधर से जो एक मटेरियल अब्सॉर्ब करता है और जो वो एमिट करता है वही कलर हमें दिखता है। तो सपोजिटली देखो ये ऐसे तुम बनाओगे एक व्हील सा और यहाँ पे लिखोगे VBGYO, विबग्योर विदाउट इंडिगो। इंडिगो इज नॉट अ कलर विच वी कंसिडर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो विबग्योर। ओके, तो अगर यहाँ से जैसे लेट्स सपोज तुम्हारे पास वायलेट कलर की लाइट इधर से आई, यहाँ पे एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वायलेट कलर की लाइट उधर से आ रही है, ये अब्सॉर्ब वायलेट कलर का कर रहा है और एमिट फिर ये कौन से कलर की करेगी? इसके सामने जो तुमने लिखा है येलो। येलो मतलब ये अब्सॉर्ब जो लाइट कर रहा है वो वायलेट लाइट कर रहा है, लेकिन जो एमिट कर रहा है दैट इज येलो कलर की। वैसे अगर तुम्हारे पास ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट उधर से आ रही है, तो वो एमिट कौन से कलर की करेगी? ऑरेंज। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये है अब्सॉर्ब और ये है एमिटेड। वैसे ही तुम उल्टा करके देख लो, अगर ये वाली लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, रेड कलर की लाइट अगर तुम अब्सॉर्ब कर रहे हो, तो इसके ऑपोजिट जो लाइट लिखी हुई है ग्रीन वाली, ये तुम एमिट करोगे। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा डी ऑर्बिटल तो 2 में टूट गया है। टूटा हुआ साज हूं मैं, राइट? सॉरी, आई डिड नॉट नो व्हाई डिड आई सिंग राइट नाउ, बट ओके। कभी कभी तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट चलता है ना? फिर मेडिकल कॉलेज में आके तुम्हें कॉन्सर्ट ही कॉन्सर्ट अटेंड करना है, इतने बढ़िया फेस्ट होते हैं। छोड़ो वो सब। तो ये डी है, ये भी डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल है। इसी के बीच में इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है एंड इट इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। नाइस वॉइस दी। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। चलो टेट्राहेड्रल का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फटाफट से क्लास खत्म करते हैं बिकॉज आई नो 5:30 से आपकी क्लास भी है बायो की। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं आजकल आप लोग, DNA लाइगेस भी बहुत अच्छा चैप्टर है। अभी पता है मेरे नीट के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एक क्वेश्चन आया था व्हेन आई गेव नीट दैट it was such a good question from biotechnology that which is the most common transgenic animal, and I was like ये क्वेश्चन कोई गलत कर सकता है क्या? बट कोई नहीं, तब भी बच्चे ने गलत करे वो क्वेश्चन। सो मेक श्योर यू आरंट वन ऑफ दोस पीपल जो ये इस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। सो डन फॉर द एंटरटेनमेंट फॉर टुडे। एंड मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहती कि मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ बायो भी बहुत अच्छे से आती है। तो इफ यू वांट कि मैं तुम्हारी बायो की क्लास भी ले लूँ, जस्ट टेल मी दैट, आई विल टेक इट। बट कोई नहीं, अभी के लिए इनऑर्गेनिक पे फोकस कर लेते हैं। चलो आ जाओ। अब हमने ऑक्टाहेड्रल के सारे केसेस देख लिए। D8 D9 D10 का तुम मुझे बना के भेजोगे टेलीग्राम पे, ठीक है? ओके। शिव इज सेइंग ले लो। ओके, ले लूंगी। तुम्हारी एक डेमो क्लास लगाएंगे बायो की। जैसे ही तुम्हारे टेस्ट में नंबर 400 आने लग जाएंगे ना, वैसे ही मैं लेना भी शुरू कर दूंगी, ठीक है? पहले 400 ला के दिखाओ, फिर यू विल गेट द प्रीमियम टीचर, ठीक है? ओके, चलो आ जाओ। फॉर टेट्राहेड्रल, थक गया मैं, बहुत थक गई। चलो सी वैसी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी तक हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे, अब हम टेट्राहेड्रल में देखते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था दैट ऑक्टाहेड्रल में जो लाइगेंड आता है वो अलोंग द एक्सिस आता है। क्या आता है? अलोंग द एक्सिस आता है, राइट? वो अलोंग द एक्सिस आता है। बट
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लाइगेंड आता है वो इन बिटवीन द एक्सिस में से आता है। मतलब अगर ये तुम्हारा एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, तो लाइगेंड यहाँ से आएगा। अगर ये तुम्हारे दो एक्सिस हैं तो वो यहाँ से आएगा, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे किसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं हम, नॉन एक्सियल वालों को, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड इज एक्स, इसलिए उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो हम बताओ अब मैं किसको ऊपर लिखूंगी और किसको नीचे। इफ आई से दैट दिस इज योर बैरी सेंटर एंड यहाँ पर हाई एनर्जी वाले लोग हैं और यहाँ पे लो एनर्जी वाले लोग हैं, ठीक है। और मैंने अभी तुम्हें बता दिया दैट नॉन एक्सियल में ज्यादा रिपल्शन हो गया, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ हमारा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहाँ आएगा, बैरी सेंटर के ऊपर या बैरी सेंटर के नीचे, बताओ मुझे। अगर इफ दिस इज योर बैरी सेंटर, नॉन एक्सियल जो है वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। वेरी गुड प्राची, वेरी गुड, ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है इन टेट्राहेड्रल। वेरी गुड अभिलिप्सा। ऐसे ही हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में जब तुमने देखा था तो मैंने तुम्हें बोला था एक्सियल में ज्यादा एनर्जी होती है। एक्सियल कौन से होते हैं हमारे, एक्सियल कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, मतलब ईजी वाला। तभी उस टाइम पे ईजी वाला ऊपर था और T2G वाला नीचे था। अब इस केस में क्या होगा, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, T2G ऊपर हो जाएगा और EG नीचे हो जाएगा। सी सो सिंपल। अब इजी हो गया ना समझना। देखो अभी भी नहीं आया समझ में तो तुम बस ये कंसिडर करो दैट हमारा, ये देखो एक ऐसा टेबल बनाओ अपनी कॉपी में, ऑक्टाहेड्रल का केस लिखो और यहाँ पे टेट्राहेड्रल का केस लिखो, ठीक है। अब तुम्हें याद है ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल की एनर्जी ज्यादा होती है। एक्सियल कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है ईजी। तो मतलब जब तुम्हारे ये स्प्लिट होंगे D5 तो ऊपर कौन सा आएगा, ईजी, और नीचे कौन सा आएगा, T2G। वाई, बिकॉज इसकी एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो लाइगेंड आता है वो अलोंग द एक्सिस आता है, इसलिए एक्सियल की एनर्जी ज्यादा होती है। वेयर एज टेट्राहेड्रल में नॉन एक्सियल की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि वो इन बिटवीन द एक्सिस आता है, मतलब डी एक्स वाई, डी जेड वाई, डी जेड एक्स की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब मेरा ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा तो ऊपर में कौन सा लिखूंगी, ऊपर में T2G को लिखूंगी, ठीक है, और नीचे में EG को लिखूंगी। ओके, इज इट क्लियर नाउ? अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऐसा बना लेना, ठीक है। इफ यू एवर फॉरगेट कौन किस में कौन सा ऊपर होगा, बस ये याद रखना कि एक्सियल कौन सा होता है और नॉन एक्सियल कौन सा होता है। और ये याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल में ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि अलोंग द एक्सिस आ रहा है लाइगेंड, और टेट्राहेड्रल में नॉन एक्सियल इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, इसलिए आपका जो एनर्जी है वो नॉन एक्सियल की ज्यादा होती है। भाई दिस इज द मोस्ट एक इकलौता टॉपिक है इनऑर्गेनिक का जिसमें तुम्हें फिजिक्स जितना दिमाग लगाना पड़ता है, अदरवाइज इट इज सो इजी, बट दिस टॉपिक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। चलो अब समझ आ गया होगा, अब मुझे गारंटी अब तुम्हें समझ आ गया होगा। सो फॉर एग्जाम्पल COCl4 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 D7 का केस है ये, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड ये इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये बैरी सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है, बैरी सेंटर, और स्प्लिट हो जाएगा T2G ऊपर जो कि है नॉन एक्सियल वाला हमारा DXY, DYZ, DZX वाला, और नीचे आएगा हमारा EG विच इज DX स्क्वायर वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ भरोगे और फिर यहाँ भरोगे। अब वही इसमें उल्टी चीज है दैट यहाँ पे तुम्हारे अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ 4 है तो तुम यहाँ पर प्लस 0.4 लिखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4 प्लस हो गया और 6 जो है 6 माइनस हो जाएगा। ऑपोजिट जो भी नीचे होता है ना वो माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा ऑक्टाहेड्रल के केस में नीचे 0.4 आ रहा था तो हमने वहां पे माइनस लगाया था। ऑब्वियसली यार तुमने मैथ्स तो इतनी पढ़ी है, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कोई भी चीज होगी तो उसको हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं ना।
तो वैसे इसीलिए यहाँ पर जो भी नंबर तो तुम्हें मैंने बता ही दिया है ना कि यहाँ पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे 6 लिख दो, और यहाँ पे मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दो। दोनों का ऑपोजिट उल्टा उल्टा लिखना है तुम्हें, क्रॉस टाइप्स। या फिर तुम ऐसे देख लो दैट यहाँ पर इसमें कितनी एनर्जी, यहाँ पे 2/5 ले रही है, तो यहाँ पे इसके लिए कितनी एनर्जी बची, 2/5 विच इज 0.4। और क्योंकि यहाँ पे कितनी बची 3/5, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं आउट ऑफ 5, ये हमारा 5 है और यहाँ पे 3 है। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ क्या सबको? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझे फटाफट से बताओ। देखो तुम इतना रट सकते हो यार, ये रटना ही है, तुम्हें बस इसका ऑपोजिट लिखना है। बस याद रखो यहाँ जो एक्स एक्सिस के नीचे है दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ऑक्टाहेड्रल में 0.4 वाला नेगेटिव होता है क्योंकि 6 इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो 6 को पॉजिटिव रखना चाहेगा। टेट्राहेड्रल में वो 4 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो वो 4 को पॉजिटिव रखना चाहेगा। ऐसे याद कर लो अगर वो इजी है लग रहा है तुम्हें। ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो तुम ऊपर 0.6 लिखना है, नीचे -0.4 लिखते हो। टेट्राहेड्रल में तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो तुम ऊपर +0.4 रखोगे, और ऑक्टाहेड्रल वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 0.6 को -1 लगा दो क्योंकि वो नेगेटिव है तुम्हारे लिए, और उसको नीचे पढ़ दो। मैंने अब तुम्हें ट्रिक से समझा दिया है, लॉजिक से समझा दिया है, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन से भी समझा दिया है। समझ आ गया है? बताओ, आ गया है समझ? ठीक है, तो देखो यही वही लाइन है, ये बैरी सेंटर की लाइन है। यहाँ पे 5 फोल्ड जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे, ये यहाँ पे T2G ऊपर हायर एनर्जी, और यहाँ पे EG लोअर एनर्जी। यहाँ ये एक्सियल है और ये तुम्हारा नॉन एक्सियल। टेट्राहेड्रल में क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तुम ऊपर वाली लाइन पे +4 लिखोगे और नीचे वाली लाइन पे -6। ऑक्टाहेड्रल में ऊपर +6 लिखोगे और नीचे -6। दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट। ठीक है, तो इसके CFSC का फॉर्मूला सेम होता है, बट तुम्हें बस याद रखना है कि पहले x इंटू 0.6 था, अब x इंटू +0.4 प्लस y इंटू -0.6 प्लस 0 पेयरिंग एनर्जी, मतलब नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, बट इसमें कभी भी ट्विस्ट यहाँ आता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कभी भी पेयरिंग होगी ही नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइगेंड कि वो वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, कभी भी पेयरिंग होगी ही नहीं। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम्हें उतने की जरूरत ही नहीं है। तुम ऑब्वियसली सबसे पहले कहाँ भरते हो? यहाँ भरते हो ना। तुम सबसे पहले यहाँ भरते हो, तो यहाँ पे 1 2 4 इलेक्ट्रॉन मैक्स आ सकते हैं, तो 3 और 4। इसमें पेयरिंग कभी भी नहीं होती है। ओके, क्लियर है? कभी भी पेयरिंग नहीं होगी, इररिस्पेक्टिव कि लाइगेंड हमारा वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। नो पेयरिंग एट ऑल, नेवर एवर एवर। क्लियर है? चलो ठीक है, फिर तुमने क्वेश्चन भी बता ही दिए थे मुझे। अब तुम्हें मैं एक होमवर्क दे देती हूँ, फिर तुम्हारी क्लास भी है। चलो ठीक है, सच अ बिग टॉपिक। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है हमारा आइसोमेरिज्म का। दैट्स द ओनली टॉपिक लेफ्ट फॉर दिस चैप्टर, आइसोमेरिज्म। एंड हम लेक्चर 6 में करने वाले आइसोमेरिज्म एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। वायरल जोन में आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। विल स्टार्ट विद टेट्राहेड्रल और इसका अच्छे से रिवीजन भी करेंगे एक बार। ठीक है, अभी आप लोगों की क्लास का टाइम हो रहा है। आई वांट यू एटलीस्ट 10 मिनट्स का ब्रेक लो आप लोग। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास समझा दूंगी आपको, टेट्राहेड्रल वाला टॉपिक हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, और फिर हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़े से क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, होमवर्क देख लो पहले, होमवर्क देख लो। होमवर्क मुझे सेंड करोगे जो मैंने आपको बोला है, D7 D8 D9 और D10 का CFSC निकाल के यू विल सेंड मी ऑन टेलीग्राम। ओके, एंड यू विल रिवाइज
and do PYQs and the DPP I will send you. ठीक है, ओके, डन है। और कमेंट में अभी मुझे लिख के जाओगे, यू विल राइट इन द कमेंट्स हैशटैग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल क्लियर। अच्छा चलो, तुम दो अलग अलग हैशटैग लिख दो, हैशटैग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हैशटैग क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, लिख के जाओगे, इससे मुझे पता चलेगा किस किस ने एंड तक लेक्चर अटेंड करा है। ठीक है, यस, हैशटैग CFSC कमेंट्स में, और सेशन को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, दैट मीन्स तुम्हारा छोटा सा टेस्ट होने वाला है पूरे चैप्टर का। ठीक है, ओके, और टेस्ट के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं आपको बता दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे टेलीग्राम पे आंसर्स चाहिए रात से पहले। ओके ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। ओके ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ 10 मिनट्स का ब्रेक एंड देन अटेंड योर सेकंड क्लास। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।